Let's start the class. Okay, let's start the class. Yes, ma'am. हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं. चैप्टर 4. That is cost theory and estimation. हाँ जी, कोस्ट थ्योरी एंड एस्टिमेशन में क्या क्वेश्चन है? फर्स्ट, एक्सप्लेन व्हाई शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट बियॉन्ड द पॉइंट एट विच दे आर इक्वल. शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट और लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट का जो रिलेशन है वो बताना है इसमें. ठीक है, हमने तो डिफरेंस इन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इनपुट्स. शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या इनपुट की फ्लेक्सिबिलिटी में डिफरेंट होता है? देखो, शॉर्ट टर्म में हमारे पास रिसोर्सेज क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं. हम ऑन द स्पॉट मशीनरी नहीं चेंज कर सकते, ऑन द स्पॉट कैपिटल नहीं चेंज करते. तो कुछ हमारे पास फिक्स्ड होते हैं, कुछ ही हमारे पास जो है वो फ्लेक्सिबल होते हैं. लेकिन लॉन्ग टर्म में हमारे पास सबके सब क्या है? सारे रिसोर्सेज क्या है? फ्लेक्सिबल है. जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म की मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? मोर फ्लेक्सिबल होती है. ठीक है, मोर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि सारे रिसोर्सेज क्या है? फ्लेक्सिबल हैं. सबके सब चेंज हो सकते हैं, सबके सब चेंजेबल प्रोडक्ट्स हैं. ठीक है, लाइक हम लॉन्ग टर्म में लेबर भी चेंज कर सकते हैं, मशीनरी तक चेंज कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में हम ये सब चीजें चेंज नहीं कर सकते. डिमिनिशिंग रिटर्न इन अ शॉर्ट रन. डिमिनिशिंग रिटर्न क्या हो गया? इन अ शॉर्ट रन, एज मोर वेरिएबल इनपुट आर अवेलेबल to fixed inputs, the law of diminishing margin return kicks in. This causes the marginal rate of production or additional unit to rise sharply. अब इसमें कह रहे हैं मार्जिनल यूनिट ज्यादा, मार्जिनल जो है वो ज्यादा क्यों होती है कॉस्ट? मार्जिनल कॉस्ट का मतलब पता है? जो हाँ जी, एक्स्ट्रा व्हाट इज? कॉस्ट. हाँ जी, मार्जिन का मतलब कुछ एक्स्ट्रा. सूट में मार्जिन रखवाते हो, मार्जिन का मतलब क्या यस होता है? मैम. एक्स्ट्रा जो कपड़ा रखवा एक्स्ट्रा रहे, कॉस्ट. है ना? तो उसी तरह मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है एक्स्ट्रा कॉस्ट लगना. ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जब कुछ एक्स्ट्रा लग रहा है, एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है, तो वो मार्जिनल कॉस्ट है. तो वो बोल रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में मार्जिनल कॉस्ट कम और शॉर्ट टर्म में मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा क्यों होती है? क्यों होती है? क्योंकि शॉर्ट टर्म में सबके सब प्रोडक्ट फ्लेक्सिबल नहीं होते. कुछ प्रोडक्ट्स क्या हो जाते हैं? फिक्स्ड हो जाते हैं. ठीक है, कुछ इनपुट्स जो हम उसमें डाल रहे हैं प्रोडक्शन करने के लिए, वो क्या है? वो फिक्स्ड है. इस वजह से उसको हम चेंज नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उन पे जो कॉस्ट लग रही है वो भी क्या होगी? फिक्स्ड हो गई. जिससे मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है. जबकि लॉन्ग टर्म में हम उसको फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं. ठीक है, अगर कोई चीज हमारी महंगी लग रही है लॉन्ग टर्म में हमें, तो हम उसका सस्ता वर्जन लगा सकते हैं उस पे. ठीक है, तो जिससे मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. Economy of scale in a long term, firm can achieve economy of scales, invest in long efficiency technology, reduce the marginal cost of the production additional unit.
इसमें लॉन्ग टर्म में क्या होता है, नई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है तो एफिशिएंसी बढ़ जाती है लॉन्ग टर्म में टेक्नोलॉजी की, जिससे मार्जिनल कॉस्ट अपने आप ही कम हो जाती है। ये उन्होंने दिया हुआ है लॉन्ग टर्म में और ये शॉर्ट टर्म में मार्जिनल कॉस्ट। लॉन्ग टर्म में मार्जिनल कॉस्ट, आउटपुट बढ़ा तो मार्जिनल कॉस्ट यहां से यहां तक गई, ठीक है। यहाँ आउटपुट बढ़ा, यहां से मान लो यहाँ आउटपुट गया, मार्जिनल कॉस्ट देखो कहाँ जा रही है, यहाँ चली गई है मार्जिनल कॉस्ट। अगर मैं आउटपुट को यहाँ से यहाँ बढ़ाती हूँ तो मेरी मार्जिनल कॉस्ट में कितना ज्यादा फर्क है, यहाँ पे फर्क कम है। दिख रहा है? Yes, ma'am. हम्म। देन हाउ डज द कंसेप्ट ऑफ लीन कर्व हेल्प्स इन कॉस्ट एस्टिमेशन? मैम ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हाँ जी। द लीनियर कर्व कौन सी होती है? लीनियर कर्व टू एक्सप्लेन हाउ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन डिक्रीज एज फर्म गेन्स एक्सपीरियंस एंड एफिशिएंसी ओवर टाइम। लीन कर्व क्या है? वो कर्व है जो हमें ये बताती है कि टाइम के साथ साथ हमारे कंपनी की जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ रहा है, इफिशियंसी बढ़ रही है, इफिशियंसी बढ़ने से जो वेस्टेज है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो वेस्टेज कम होने से जो हमारा प्रोडक्शन है वो बढ़ रहा है और कॉस्ट जो है वो कम हो रही है, उसको रिप्रेजेंट जो कर रहा है उसको बोलेंगे लीन कर्व। दैट इज द cumulative total output। ये इसका फॉर्मूला है। एक्सप्रेस एक्सप्रेस कैसे कर देंगे कॉम्युलेटिव आउटपुट को? C इज इक्वल टू ए बी, ए स्मॉल ए फिर कैपिटल ए देन ए की पावर बी। बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रेट ऑफ डिक्लाइनिंग इन कोस्ट। कोस्ट को डिक्लाइनिंग हुआ किसकी वजह से? एक्सपीरियंस और एफिशिएंसी की वजह से। ए इज द इनपुट एंड सी इज द क्यूअथ यूनिट। क्यूअथ यूनिट क्या होता है? सक्सेसिव यूनिट। Then what is more important for the firm, external or internal economics and why? हाँ जी, किसी भी फर्म के लिए इंटरनल इकोनॉमी ज्यादा इंपॉर्टेंट करती है या एक्सटर्नल इकोनॉमी? ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं इंटरनल इकोनॉमी। तो आंसर हमारा आया है इंटरनल। इंटरनल इकोनॉमी ज्यादा इफेक्ट करती है। ठीक है, वैसे तो बोथ दोनों की दोनों इफेक्ट करेंगे। ठीक है, इंटरनल कैसे इफेक्ट कर रही है? इंटरनल में क्या आ गया? कंपनी के अंदर जो काम चल रहा है वो इंटरनल हुआ ना। इंटरनल इकोनॉमी ऑफ स्केल जो अंदर का इन्वायरमेंट है कंपनी का, अंदर की जो मार्केट स्ट्रेटजीज बन रही हैं, ठीक है, जो टेक्निकल इश्यूज रिजॉल्व हो रहे हैं, जो मशीन्स यूज की जा रही हैं, ठीक है, जो हमारे मैनेजर्स हैं वो एक्सपर्ट हैं या नहीं, ठीक है, कोई स्पेसिफिक है या नहीं किसी चीज को लेकर, सबके अलग अलग डिपार्टमेंट है या नहीं। तो जब एक तो जब एक इंटरनल की बात की जा रही होती है, इंटरनल का मतलब है उस ऑर्गेनाइजेशन, उस बिल्डिंग के अंदर जो काम चल रहा है, ठीक है, दैट इज इंटरनल इकोनॉमी ऑफ स्केल। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? कॉस्ट को रिडक्शन में हेल्प होती है। ठीक है, अगर हमारे इम्प्लॉयज इतने इफिशिएंट हैं कि वो वेस्टेज करें ही ना, तो इससे क्या होगा? हमारी कॉस्ट रिड्यूस होगी, ऑपरेशन पे कंट्रोल रखा जा सकता है, कितने प्रोडक्ट बनाने हैं इस पे ध्यान दिया जा सकता है। देन आ गया इकोनॉमी ऑफ स्केल। इकोनॉमी ऑफ स्केल आउटसाइड वाले, एक्सटर्नल इकोनॉमी ऑफ स्केल, इसमें क्या आता है? इसमें आता है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, हमारे कस्टमर्स,
बाहर की प्रेफरेंसेस, ठीक है, उनको चाहिए क्या, फैशन, डिमांड्स, ये सब, लोगों की हैबिट्स, दैट इज एक्सटर्नल। तो कंपैरिजन किया जब, कंपैरिजन विच इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर इंडिविजुअल फर्म, अगर तो इंडिविजुअल फर्म है, internal economy are often more critical because they are directly impact the firm competitiveness and profitability. The firm with strong internal efficiency better stand in the market. ठीक है, इंडिविजुअल फर्म यानी कि कोई बड़ी फर्म नहीं है, एक सिंगल स्मॉल फर्म है, छोटी फर्म है, एक इंडिविजुअल अकेली फर्म है, तो उस पे कौन सा सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा, उस पे ज्यादा इफेक्ट करेगा इंटरनल स्केल। इंटरनल। ठीक है, हाँ जी। और अगर इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री मीन्स ग्रुप ऑफ स्मॉल फर्म्स, तो अगर इंडस्ट्री है तो उस पे कौन इफेक्ट करेगा, एक्सटर्नल, बाहर की इन्वायरमेंट, गवर्नमेंट की पॉलिसीज। बाकी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है, अगर वो स्टार्टिंग स्टेज पे है तो उन पर इंटरनल ज्यादा इफेक्ट करेगा, और अगर वो ग्रोइंग स्टेज पे है तो उस पे एक्सटर्नल ज्यादा इफेक्ट करेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ लॉन्ग रन ऑल द कोस्ट आर वेरिएबल। हाँ जी, ये अभी हमने ऊपर पढ़ा। इन अ लॉन्ग टर्म ऑल द कोस्ट आर वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब फ्लेक्सिबल। तो क्या ये यस सही मैम। है स्टेटमेंट? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, देन हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। यस मैम, अभी आपने ऊपर पढ़ाया। हाँ, अभी हमने पढ़ा कि लॉन्ग टर्म में सारी चीजें क्या होती हैं, वेरिएबल होती हैं, क्योंकि हम हर हर चीज को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मान लो मेरे पास आज मेरी फैक्ट्री है, ठीक है, कारपेट बनाने की फैक्ट्री है मान लो, ठीक है, तो मैंने कारपेट्स बनाने हैं। अभी मेरे को बोला गया है कि परसों चाहिए कारपेट्स, ठीक है, परसों चाहिए। तो क्या मैं, मेरे पास अब जो मशीन, मेरी मशीन जो डिजाइन निकालती है कारपेट का, तो मैं तो वही डिजाइन दे सकती हूँ ना ऑन द स्पॉट, 2 दिन में, है ना। तो मैं अपनी जो मशीनरी मेरे पास है मैं वही यूज करूंगी। 2 दिन में तो मैं पूरा नया सेटअप लगा नहीं सकती हूँ। ये हो गया शॉर्ट टर्म। 1 साल भी लगा लो, चलो 1 साल में भी मैं पूरा सेटअप नहीं लगा सकती हूँ। मुझे जो मेरे पास अवेलेबल है उसी में ही प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। लेकिन अब अगर मेरे पास 5 साल है, तो 2 साल में मान लो कुछ प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट से मैंने नई मशीनरी खरीदी और उस पे भी मैं वर्क कर रही हूँ। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में क्या हो जाता है, हमारे पास टाइम फ्रेम ज्यादा बढ़ जाता है हमारा। तो टाइम फ्रेम बढ़ने से हमारे पास प्रॉफिट भी इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से हम ज्यादा इनपुट लगा सकते हैं, ज्यादा वैल्यू लगा सकते हैं काम के अंदर। इसलिए जो लॉन्ग टर्म की कॉस्ट है वो क्या हो जाती है, वेरिएबल हो जाती है। देन डिफरेंस आ गया फिक्स्ड और वेरिएबल में। फिक्स कॉस्ट क्या आती है, जो रिमेन कांस्टेंट, जो एक ही सेम ही रहे, जो चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, लाइक मशीनरीज ज्यादा जल्दी जल्दी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, रेंट, सैलरीज। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गई, जो कॉस्ट चेंज होती रहती है, लाइक रॉ मटेरियल, उसकी कॉस्ट चेंज होती रहती है। वेजेस अगर वर्क आवर के अकॉर्डिंग दे रहे हैं, घंटों के अकॉर्डिंग दे रहे हैं, तो वो भी चेंज होंगे, है ना। जिसने 2 घंटे काम किया उसको अलग पे होगा, जिसने 5 घंटे काम किया उसको अलग पे होगा। लॉन्ग रन में क्या है, पीरियड क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है पीरियड में। ठीक है, काम को करने में क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्योंकि टाइम, मैंने भी बताया ना, टाइम पीरियड क्या हो जाता है हमारा, लॉन्ग हो जाता है, जिससे हमें इनपुट को एडजस्ट करने में, या अपनी कोई भी चीजों को एडजस्ट करने में, नई स्ट्रैटेजी बनाने में क्या होती है, हेल्प मिल जाती है। नया स्टाफ लेके आने में, नई टेक्नोलॉजी लेके आने में हमें हेल्प मिल जाती है, हम ले ला पाते हैं जल्दी जल्दी। कोस्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, शॉर्ट रन में क्या होता है, कोस्ट फिक्स्ड प्लस वेरिएबल दोनों कोस्ट होती हैं, और लॉन्ग टर्म में कौन सी होती है, वेरिएबल होती है, सारी की सारी। ये बेकरी की उन्होंने एग्जांपल दी है, रीड इट। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पढ़ के बताओ जरा, बेकरी की एग्जांपल में क्या है।
हाँ जी, बेकरी के एग्जाम्पल में आपने क्या पढ़ा है? जरा बताओ, क्या लिखा है वेरी? मैम शॉर्ट रन में ये है कि रेंट और जो ओवन वगैरह है वो फिक्स रहेंगे, और जो मतलब चेंज होगा वो इंग्रेडिएंट्स और वेजेस जो है पार्ट टाइम वर्कर्स की वो चेंज होंगे। हम्म। ठीक है, तो मतलब वो कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में कुछ ना कुछ फिक्स्ड है। अब स्पेस नहीं हम चेंज कर सकते, ओवन वगैरह चेंज नहीं कर सकते ऑन द स्पॉट। लेकिन लॉन्ग टर्म में हम क्या कर सकते हैं, स्मॉलर स्पेस से बिग स्पेस पे जा सकते हैं, ओल्ड वाले को सेल करके न्यू ओवन खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये फायदा हो जाता है लॉन्ग टर्म का। देन फिफ्थ आ गया प्रोडक्शन थ्योरी। प्रोडक्शन थ्योरी डिफाइन एन आइसोकेंट, कैन इट बी कनकेव टू द origin? Then what is isocant? Isocant that represent all the combination of two input that produce the same level of output. ठीक है, हमने कॉम्बिनेशंस बनाने हैं जिससे हमें सेम आउटपुट आ रहा है। ठीक है, यानी कि लेबर ज्यादा लगा दी, मैं कैपिटल कम लगा दी, और कभी लेबर ज्यादा लगा दी, कभी लेबर कम लगा दी, कैपिटल ज्यादा लगा दी, लेकिन दोनों से जो आने वाला आउटपुट है वो क्या होगा, सेम होएगा। दैट इज आइसो। आइसो मीन्स इक्वल, और क्वांट मीन्स क्वांटिटी। इक्वल क्वांटिटी होनी चाहिए। कुछ भी कोई भी कॉम्बिनेशन लगाओ, कोई भी दो इनपुट का कॉम्बिनेशन लगाओ, लेकिन उनसे जो मिलने वाली क्वांटिटी है वो क्या होगी, हमारी इक्वल होगी, उसको बोलेंगे आइसोकेट। जैसे कि एग्जांपल है, अ फर्म प्रोड्यूस 100 यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट यूजिंग इधर मोर लेबर और लेस कैपिटल, और लेस लेबर और मोर कैपिटल, कुछ भी कर सकती है। उसको 100 यूनिट प्रोड्यूस करना है, चाहे वो लेबर ज्यादा लगाए कैपिटल कम लगाए, चाहे वो कैपिटल कम ज्यादा लगाए लेबर कम लगाए, उसकी मर्जी है। लेकिन हमें इनपुट क्या चाहिए, हमें आउटपुट क्या चाहिए, हमें 100 यूनिट चाहिए। ठीक है, 100 यूनिट इज अ इको और क्वांटिटी। तो प्रॉपर्टीज क्या है आइसोक्लाइंट की, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, नीचे की तरफ जाता है, कन्वेक्स होता है ओरिजिन से। ठीक है, यानी कि ओरिजिन के साथ यू शेप में होता है। ठीक है, ओरिजिन के साथ कनकेव क्या होता है, गुफा की तरह ऊपर की ओर। नॉन ओके। इंटरसेक्टिंग, यानी कि ये दो कर्व कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है। दो आइसोकेंट की कर्व कभी भी आपस में कट नहीं करेंगी। हाई और ईसोकेंट रिप्रेजेंट हाइयर आउटपुट। जितना हाइयर पे आइसोकेंट होगा उतना ही हाइयर आउटपुट होएगा। ये रहा, ये आइसोकेंट्स की शेप्स हैं अलग अलग। देखो, इनपुट कितना भी लगाओ, कैपिटल कितना भी लगाओ, सबकी आउटपुट जो है वो सेम आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी 100 यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं और यहाँ पे भी 100 यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये उन्होंने एल टाइप शेप में दिखा दी और ये लीनियर में। एक्सप्लेन द ऑप्टिमम इनपुट कॉम्बिनेशन कंसेप्ट। ऑप्टिमम इनपुट कॉम्बिनेशन, नाम पढ़ो पहले। ऑप्टिमम यानी कि इफिशिएंट, इनपुट यानी कि जो लगा रहे हैं, कॉम्बिनेशन यानी कि कोई दो चीजें दो चीजों का ऐसा कॉम्बिनेशन जो हमें इफिशिएंसी दे, उसको बोलेंगे हम ऑप्टिमम इनपुट कॉम्बिनेशन। ठीक है, ऑप्टिमम इनपुट कॉम्बिनेशन रेफर्स टू मोस्ट इफिशिएंट एलोकेशन ऑफ इनपुट that allow a firms to produce a given level of output। ठीक है, जो भी हमारा आउटपुट है वो इस दो कॉम्बिनेशन से सबसे बेस्ट लगे। द की कंपोनेंट ऑफ द ऑप्टिमम इनपुट कॉम्बिनेशन, सबसे पहले तो आइसोकेंट आ गया जो कि दो इनपुट को रिप्रेजेंट करता है।
ये इसका फॉर्मूला आ गया आइसोकेंट का, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन का। हाँ जी, प्राइस ऑफ लेबर डिवाइड बाय प्राइस ऑफ कैपिटल, यही दो इनपुट लगा रहे हैं ना हम। ये हमारे दो इनपुट हैं जो हम लगा रहे हैं, लेबर और कैपिटल। उन दोनों के प्राइस को जब डिवाइड करेंगे तो आइसो कोस्ट लाइन रिप्रेजेंट होती है इससे। देन ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन निकालना है तो ये सेम ही है, लेबर और कैपिटल। एल रिप्रेजेंट लेबर और के रिप्रेजेंट कैपिटल। एमपी क्या है? मार्जिनल रेट। मार्जिनल रेट, मार्जिनल प्राइस ऑफ लेबर, मार्जिनल प्राइस ऑफ कैपिटल, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं डब्ल्यू और आर से। ठीक है। डब्ल्यू क्यों? लेबर को क्या मिलता है? वेजेस मिलते हैं। तो इसलिए लेबर को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम? उसके वेजेस से। और के यानी कि कैपिटल, कैपिटल पे क्या होता है? रेंट होता है। तो कैपिटल को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रेंट से। ठीक है, वेजेस डिवाइड बाय रेंट। ठीक है। तो लेबर अगर ज्यादा है, कैपिटल कम है, ये एक सिचुएशन हो सकती है। और एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि लेबर कम है और कैपिटल ज्यादा है। ये दोनों सिचुएशन हो सकती हैं, जो हमने आइसोकेंट में ऊपर पढ़ा था। मोर लेबर लेस कैपिटल, मोर कैपिटल लेस लेबर। ठीक है। दोनों से मिलने वाली मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होगी? सेम ही होगी। देन रिटर्न टू स्केल है, ये हम कल कंटिन्यू करते हैं, रिटर्न टू स्केल। ठीक है। आज का डाउट क्लियर है सबको? यस मैम। ओके।